हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल जी की कहानी खच्चर और आदमी का वाचन करेंगे। कहानी इस प्रकार है। पूरण के जीवन के 23 वर्ष दिल्ली और उसके आसपास ही बीते थे। कभी पहाड़ पर जाने का अवसर नहीं मिला। हिमपात देख सकने के लिए उत्कट उत्सुकता से पहली बार शिमला गया था। वहाँ कभी कभी अच्छी बर्फ पड़ जाती है। 2 दिन रात में अनेक बार जोर का हिमपात हो गया। 1.5-2 फुट बर्फ गिर जाने पर हिमपात रुककर हवा चलने लगी। पूरण का मन हिम दर्शन से अघा गया। वह बर्फ में जूता धंसाकर चलने, बर्फ हाथों में उठा उसके गोले बनाकर फेंकने के कौतूहल के स्थान पर शीत से सेहरन अनुभव करने लगा। शीत चमड़े के कोट को भी भेद कर उसे कपा देता था। उसे बर्फ में घूमने की इच्छा न रही। भार्गव ने मित्र के स्वागत में कमरा गर्म करने के लिए बिजली के हीटर के स्थान पर दीवार में बनी पुराने ढंग की अंगीठी में काठ के कुंदे सुलगवा दिए थे। खूब अच्छी लपटें उठ रही थी। भार्गव ने सोफा अंगीठी के समीप खींच लिया। दोनों सोफे पर बैठ गए और सिगरेट सुलगा लिए। सन्मुख आग थी, शरीर पर पर्याप्त कपड़ा था, परंतु बर्फानी वायु में घूमते रहने से पूरण के शरीर में इतनी सर्दी रच गई थी कि आध घंटे तक आग के सामने बैठ लेने पर भी उसे झुरझुरी अनुभव हो जाती और मुख से निकल जाता, उफ भयंकर सर्दी है। यहाँ सर्दी है? अच्छा भला गर्म कमरा है, भार्गव ने उपेक्षा से कह दिया। तुम्हें अभ्यास नहीं है, वरना शिमला में अधिक सर्दी नहीं होती। भार्गव गत 5 वर्षों से हेमंत शिमला में ही बिताता है। वह भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के खनिज अनुसंधान दल में है। इस दल के लोगों को वर्ष में 6 माह समुद्र तल से 20,000 फुट ऊंचे मृदु स्थानों में खोज कार्य करना होता है। केवल 7,000 फुट ऊंचे शिमला की सर्दी उनके लिए क्या चीज़। माय गॉड, पूरण ने आतंक प्रकट किया। यह कम सर्दी है और कितनी सर्दी होगी। पूरण ने सर्दी के संबंध में भार्गव के विचित्र अनुभव सुनने के लिए उसे उकसाया कि उन अनुभवों की तुलना में स्वयं अनुभव होती सर्दी को भुला सके। भार्गव ने मित्र का अभिप्राय समझकर उत्तर दिया, कष्टदायक सर्दी तो होती है 12,000 फुट से ऊपर, जहाँ धरती पर चारों ओर मोटी बर्फ हो, कई दिन तक धूप न मिले, विशेषकर जब गर्मी पा सकने के लिए ईंधन भी पास न हो, न खाना गर्म किया जा सके, न गर्म कॉफ़ी चाय मिल सके। ऐसे समय प्राण आग की चिंगारी और लौ के लिए तरस जाते हैं। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? पूरण के नेत्र उत्सुकता से फैल गए। केवल एक बार 16 दिन तक। प्लीज़, कैसे? जरूर बताओ। भार्गव ने सुविधा के लिए पूरण की ओर करवट ली। हमारे दल के उस अनुभव का कुछ समाचार तो पत्रों में प्रकाशित हुआ था। अरे वही लाहौल घाटी की दुर्घटना। अप्रत्याशित या मौसम के अनुमान की रिपोर्ट के विरुद्ध भयंकर हिमपात घाटी के ऊपरी भाग में हो गया और हम लोग फंस गए। उस प्रदेश के लिए 24 घंटे में होने वाले मौसम की सूचना ब्रॉडकास्ट की जाती है मनाली से। मनाली है समुद्र तल से 5-6 हज़ार फुट की ऊंचाई पर। हमें विश्लेषण के लिए नमूने लेने थे 12,000 फुट की ऊंचाई पर। चट्टाने फोड़कर हमारा कूच का पड़ाव 10,000 फुट पर था। लक्ष्य तक रास्ता 5 मील से अधिक न था। सदा बर्फ से ढकी रहने वाली 14,000 फुट ऊंची एक धार को ही लांघना था। धार को लांघने के लिए केवल एक दर्रा है, वह भी 13,000 फुट पर। दर्रे के उस और 1,000 फुट नीचे एक बहुत छोटा सा मैदान है। वहाँ आयुध महत्व के एक पदार्थ के अनुमान में वर्मा चलाने का विचार था। वह पदार्थ मिला, पूरण टोक बैठा। नहीं, 3 वर्ष पूर्व वहाँ फिर यत्न किया गया था। यह अनुमान ठीक न था। भार्गव सिगरेट सुलगाने लगा। खैर, अपना अनुभव सुनाओ। भार्गव लंबा कश लेकर बोला। विचार था धार के पार मैदान में 7-8 दिन से अधिक ठहरना आवश्यक न होगा। कूच पड़ाव के लोगों ने सलाह दी, खच्चरों के लिए ऊपर घास दाना ले जाना ज़रूरी नहीं है। वहाँ इस मौसम में पशुओं के लिए बहुत अच्छी पौष्टिक घास मिलेगी। ज़रूरी समझे तो थोड़ा बहुत दाना उनके लिए ले जाइए। विकट चढ़ाइयों पर बोझा ढोने से बचने का प्रलोभन भी रहता है। नए स्थान पर सूर्यास्त से जितना पूर्व पहुंचा जा सके अच्छा रहता है। सूर्य का प्रकाश रहते स्थान को समझने
और अनुकूल बना लेने में सुविधा रहती है। ग्रुप लीडर ने तड़के कुछ अंधेरा रहते नाश्ता दिलवा दिया। यंत्र, राशन और तंबू 6 खच्चरों पर लदवा दिए और हम 10 शेरपाओं को साथ ले पाँव फटते फटते चल पड़े। खच्चरों के लिए दाना 9-10 बजे तक मिलना था। शेरपाओं का मुखिया अपने शेष 9 आदमियों और 6 खच्चरों के साथ पीछे रह गया कि दाना मिल जाने पर बड़ी बर्मा मशीन और मशीनों के लिए ईंधन लेकर हमारे पीछे आ जाएगा। हमने धार का संकरा दर्रा 11:30 बजे पार कर लिया। मौसम फोरकास्ट ने उत्तर पश्चिम में आकाश साफ रहने का आश्वासन दिया था। स्थानीय लोगों को भी 2-3 सप्ताह तक बर्फ पाने की आशंका नहीं थी, परंतु हम दर्रे से मैदान में उतर ही पाए थे कि उत्तर पश्चिम की ओर से घने काले बादल उमड़ने लगे। बादलों ने इतना ही अवसर दिया कि हम मैदान के किनारे ऊंचा स्थान देखकर तंबू लगा लें। यदि हम खूंटे गाड़ने और तंबू खड़े करने में शेरपाओं का हाथ न बटाते तो तंबू भी न लग पाते। हमारे तंबू लग ही पाए थे कि भयंकर कड़क से ओला बरसने लगा। ओले इतनी तेजी से और इतने परिमाण में गिरे कि 10 मिनट में घनी ऊंची घास से ढका मैदान चांदी का विराट थाल सा बन गया। ओले धार की ढलवानों और ऊपर दर्रे में भी गिरे थे। हमें आशंका हुई यदि दर्रा लांघना और मैदान तक उतरना दुस्साध्य हो गया होगा। कुछ देर रुककर ओलों की उससे भी भारी भारी बौछारें संध्या तक आती रही। समझ लिया मैं शेष पार्टी को लेकर दर्रे तक आया भी होगा तो उसे लौट जाना पड़ा होगा। नीचे पड़ाव के लोगों की सूचना गलत नहीं थी। हमारे पहुंचने पर मैदान में बढ़िया घास मौजूद थी, परंतु अब उसे ओलों की 6-7 इंच मोटी तह ने दबा लिया था। हम चिंतित थे भूखे खच्चरों को क्या दें। सूर्यास्त के घंटे भर बाद हम लोगों ने जमा हुआ पैराफिन जलाकर राशन गर्म किया और खाकर सर्दी से बचने के लिए रजाई के थैलों में हो गए। भूखे खच्चर अपने तंबू में हिनहिनाकर चारा मांग रहे थे। रात तंबू पर बार बार आहट से बर्फ गिरने का अनुमान होता रहा। सुबह उठकर देखा रात में काफ़ी बर्फ पड़ती रही थी। मैदान में बल्लम गाड़ने पर 1.5 फुट तक बर्फ में धंस जाता था। मैदान के चारों ओर ढलवानों पर भी काफ़ी बर्फ जम गई थी। धार के दर्रे में भी काफ़ी बर्फ भर गई थी। खच्चर अपने तंबू में और अधिक हिनहिनाकर भूख और सर्दी की शिकायत कर रहे थे। उनके तंबू में कुछ गर्मी ला सकने के लिए तेल और स्टोव भी नहीं थे। वह सुविधा तो हमारे लिए भी न थी। ईंधन बाद में आने वाला था। 12,000 फुट ऊंचे धरातल पर ईंधन लायक झाड़ियाँ या वृक्ष तो होते नहीं। आकाश में अब भी बर्फानी बादल उठे हुए थे। ऐसी स्थिति में क्या आशा होती कि शेरपाओं का मुखिया दाना और ईंधन लेकर आ जाएगा। दोपहर से पहले ही बर्फ गिरने लगी और कम ज़्यादा सांझ तक गिरती रही। हम समय काटने के लिए कुछ चट्टानों पर से बर्फ गिरा उन्हें खुरच कर देखते रहे, परंतु काम तो कुछ हो नहीं सकता था। केवल सर्दी ही अनुभव कर रहे थे। खच्चरों की दयनीय अवस्था, उनकी चारा मांगती कातर दृष्टि अपने असमर्थ्य मन को और खिन्न कर रही थी। रात में और बर्फ पड़ी। दूसरे दिन सुबह भी बार बार बर्फ गिरती रही। मैदान की अपेक्षा धार की ऊंचाई पर और दर्रे में अधिक बर्फ गिर रही थी। दर्रा चौड़े भाले की नोक की तरह ऊपर से खुला और नीचे तंग था। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दर्रे के भीतर की ढलवानों से कच्ची बर्फ के तौंदे फिसल फिसल कर दर्रे को भरते जा रहे थे। तीसरे दिन रजाई के थैले से निकलने को मन न चाहता था। उस ऊंचाई पर विरल वायु में मामूली हरकत से भी सांस फूलने लगती है। शरीर की शक्ति संजोए रखने का ध्यान रखना होता है। तीसरी रात भी बर्फ पड़ी और सुबह भी बादल बने रहे। सर्दी का क्या कहना। थर्मामीटर 0 से 45 अंश नीचे था। पूरे कपड़े पहने रजाई के थैलों में लिपट कुछ पढ़कर समय बिताने का यत्न किया, परंतु नाक बहती जा रही थी। सर्दी से कनपट्टियों में दर्द जान पड़ रहा था। आशंका हो गई थी कि नीचे से सहायता आने की बात तो दूर, लौट जाने की राह भी कम से कम 4-5 दिन तक नहीं मिलेगी। खच्चरों की हिनहिनाहट सुनाई नहीं पड़ रही थी।
उनकी गर्दनें लटक गई थी। अधिक सर्दी में शारीरिक शक्ति के लिए अधिक खुराक और कैलोरीज की आवश्यकता होती है और खच्चर बेचारे कड़े परिश्रम के बाद से बिल्कुल निराहार थे। उस समय खच्चरों के तंबू से विचित्र समाचार मिला कि एक खच्चर भूख से व्याकुल होकर दूसरे खच्चरों को काटने के लिए झपट रहा था और उसने अपने समीप के खच्चर का कान तोड़कर खा लिया था। विचित्र, पूरण ने टोका। घोड़े खच्चरों के मांसाहार की बात तो कभी नहीं सुनी। कह तो रहा हूं विचित्र समाचार मिला। भार्गव अवसर पाकर नया सिगरेट सुलगाने लगा। पूरण हंस दिया। अरे आप लोग अपने राशन में से भी बेचारे खच्चरों को कुछ दे देते, यानी हमारी अपेक्षा खच्चरों की जान बहुमूल्य थी और हम सबके 8 दिन के राशन से एक खच्चर का पेट एक बार भी नहीं भरता। मैंने केवल हंसी में कहा। हाँ, 5वीं रात बर्फ नहीं पड़ी, परंतु अगले दिन भी घने बादल रहने के कारण बर्फ गिरने की संभावना बनी थी। नाश्ते के समय हम लोग विचार कर रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में प्राण रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। खच्चरों के तंबू के एक शेरपा ने आकर परेशानी प्रकट की। कनकटा खच्चर लड़खड़ाकर गिर पड़ा है। खच्चर अभी जिंदा है और उसका कान खा जाने वाला खच्चर उसे खाने के लिए लपक रहा है। उसे रोकते हैं तो वह हमें काटता है। हम लोग विस्मय से देखने के लिए गए। शेरपा की बात ठीक थी। मांसाहारी बन जाने वाला खच्चर गिर जाने वाले खच्चर को खाने का यत्न कर रहा था। सोचा, जो खच्चर गिर पड़ा है उससे तो बचाया नहीं जा सकता। यदि दूसरा उससे अपना पेट भर सकता है तो भर ले। ग्रुप लीडर ने खच्चर के मांसाहारी बन जाने के प्रसंग पर विद्रूप करके कहा, कहीं हम लोगों की भी ऐसी अवस्था न हो जाए। साधारण नियम से हम लोगों के पास आवश्यकता से दुना राशन रहता है। हमारा राशन स्टॉक 16 दिन तक चल सकता था। ग्रुप लीडर ने आदेश दे दिया कि राशन इस तरह खर्च किया जाए कि कम से कम 4 दिन और चल सके। पैराफिन भी कम जलाया जाए। सांझ को चाय बंद कर दी जाए, इस ख्याल से कि हमें खाने का ध्यान रखना है। सर्दी और निर्बलता अधिक अनुभव होने लगी। 6ठे दिन धूप निकल आई, परंतु दर्रा बर्फ से भर जाने के कारण अलंग्य हो चुका था। एक दिन बाद एक और खच्चर भूख से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मांसाहारी बन जाने वाला खच्चर तब तक पहले खच्चर को समाप्त कर चुका था। वह मांसाहारी पशुओं, शेर चीतों की तरह खच्चर के शरीर के पंजर को तोड़ नहीं सका था। ऊपर से जितना मांस खा सकता था खा गया था। उसके लिए और आहार हो गया। 8वें दिन से शेष खच्चर गिरने लगे। मांसाहार अपना लेने वाला खच्चर उनसे निर्वाह करता रहा। खच्चरों के शरीर भूख से सूख गए थे। उनमें मांस ही कितना था। 6 दिन अच्छी धूप लग जाने से ढालों पर जगह जगह बर्फ पिघल गई थी, परंतु दर्रा अलंग्य ही था और मैदान पर भी बर्फ की 4-4 इंच गहरी तह मौजूद थी। दर्रे के दाहिने कुछ अंतर पर स्थान शेषधार से नीचा था। हम लोग दूरबीनें लेकर उस स्थान के विषय में विचार कर रहे थे। इस बर्फ की थाली में भूख से जम जाने की अपेक्षा मुक्ति के प्रयत्न में मरना ही बेहतर होगा। गत संध्या ओले का बादल फिर दिखाई दिया था। गनीमत की तेज हवा ने उसे उड़ा दिया, परंतु ऐसा बादल किसी समय भी बरस सकता था। मौसम के विचार से ऐसी आशंका प्रतिदिन बढ़ रही थी। उससे पहले 1 वर्ष पूर्व हम 17,000 फुट की ऊंचाई तक चढ़ चुके थे। धार 14,000 फुट ही थी। वह दुर्लंघ्य हो गई थी। बर्फ ताज़ी और कच्ची होने से स्थानों पर खच्चर या दूसरा पशु नहीं चढ़ सकता था। वहाँ गति संभव है तो केवल मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य केवल शारीरिक शक्ति से काम नहीं लेता, उसकी सामर्थ्य सोच सकने में भी होती है। हम लोगों ने ग्रुप लीडर के सामने प्रस्ताव रखा। संभव है पूछ पड़ाव में लोगों ने हमें समाप्त मानकर हमारी खोज व्यर्थ समझ ली हो। यहाँ खच्चरों की तरह भूखे मर जाने से बेहतर है कि हम लोगों में से 2 आदमी दर्रे के समीप नीचे स्थान से धार लांघने का यत्न करें और उसे समाचार दें। वह स्थान 1.25 मील से दूर न होगा।
यदि हम लोग 3 घंटे धार के उस पार न हो सके तो लौट आएंगे। ग्रुप लीडर ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वह इतने यत्न से सधाए हुए और विशेषज्ञ लोगों को यथासंभव जोखिम में डालने के लिए तैयार न था। उसने हमें सुझाव दिया कि इस काम के लिए शेरपा लोगों को मुंह मांगे इनाम का आश्वासन देकर उत्साहित किया जाए। शेरपा हमें साथ लिए बिना चलने को तैयार न थे। 11वें दिन नया संकट खड़ा हो गया। मांसाहारी खच्चर मुर्दा खच्चरों को समाप्त कर चुका था। घास पर अब भी 1-1.5 इंच कड़ी बर्फ की तह थी। मांसाहारी बन गया खच्चर अब भूख से व्याकुल होकर आदमियों पर झपट रहा था। शेरपाओं ने उसे कहा कि उसे गोली मार दी जाए, वरना वह आदमियों को गिराकर खा जाएगा। ग्रुप लीडर ने खच्चर को गोली मारने की अनुमति न दे आदेश दिया। इसके चारों सूंघों में बंधन डाल दिए जाएं। ये लगातार खाता रहा है। अभी 3-4 दिन मरेगा नहीं। धूप रही तो इसे 2 दिन बाद घास मिल जाएगी। उसने हमें अपना अभिप्राय बताया। पीछे पड़ाव पर बड़ा मेट बहुत भरोसे लायक आदमी है। संभव है उसे ख्याल हो कि हमारे पास अभी 4 दिन का राशन है, इसलिए अपने आदमियों को कच्ची बर्फ में धंसाने का जोखिम टाल रहा हो। 4 दिन की धूप बहुत सहायक हो सकती है। वह उस दिन दोपहर बाद तक न आया तो हम आगामी प्रातः भगवान भरोसे धार को लांघने का यत्न करेंगे ही, परंतु हो सकता है इस बीच फिर मौसम धोखा दे जाए। हमें 2-3 या 4 दिन तक यहाँ रुकना पड़ जाए। उस समय यह खच्चर हमारा भोजन बनेगा। इसका मांस पकाने के लिए काफ़ी ईंधन की ज़रूरत होगी। उसके लिए पैराफिन बचाओ। डिब्बों में बंद राशन गर्म करने की ज़रूरत नहीं। केवल नाश्ते के समय 1-1 प्याला कॉफ़ी बनाया जाए। धूप 2 दिन खूब अच्छी पड़ी। मैदान में जगह जगह घास प्रकट हो गई। खच्चर को घास की ओर छोड़ दिया गया। वह लपक लपक कर घास खा रहा था और हम टीनों में जमा राशन निगल निगल कर झुरझुरी अनुभव कर रहे थे। प्रत्येक दिन पहाड़ हो रहा था। मन चाहता था धार को लांघने के प्रयत्न में ही प्राण चले जाएं और ऐसी यातना समाप्त हो। 16वें दिन हम लोगों ने 11 बजे से ही धार की ओर दूरबीनें लगा ली। दर्रा अब भी अलंघ्य था। हम लोग उसके समीप धार पर नीचे स्थान की ओर ही देख रहे थे। 3 भी बज गए तो ग्रुप लीडर ने निराशा से कह दिया। उन लोगों ने अनुमान कर लिया कि हम बर्फ़ में दब चुके हैं। वह कुछ मिनट दूरबीन से धार की ओर देखता रहा और फिर बोला, लेकिन मेरा अनुरोध है कि 2 दिन और ठहरा जाए। उन लोगों की प्रतीक्षा में नहीं, केवल इसलिए कि 2 दिन की धूप से उसने धार पर एक स्थान की ओर संकेत किया। वहाँ से जाने में जोखिम कम हो जाएगी। हमारे लिए उस सर्दी और यातना में 2 और दिन बिताने की कल्पना असहनीय हो गई थी। 2 साथी उतावले हो गए। हम यहाँ खाएंगे क्या? 2 दिन भूखे रहकर उस धार पर चढ़ सकने का सामर्थ्य रहेगा? इसी समय के लिए तो वह खच्चर है, ग्रुप लीडर ने उत्तर दिया। अब उसका क्षण आ गया, चलो उसे समाप्त कर ले ताकि प्रकाश रहते उसे उधेड़ा जा सके। वह रिवॉल्वर लेने के लिए तंबू के भीतर गया और हमें धार की रीढ़ पर दर्रे के पास 2 शेरपा दिखाई दे गए। पूरण किलक उठा। वाट लग, खच्चर बच गया। लग क्या? भार्गव ने पूछा। शेष खच्चरों को क्या हमने गोली मार दी थी? उस खच्चर ने स्थिति के लिए प्रयत्न किया। यह बात अप्राकृतिक थी, परंतु खच्चर मांसाहारी नहीं होते। पूरण ने आग्रह किया। यह बात अप्राकृतिक थी। अप्राकृतिक? भार्गव के माथे पर तेवर आ गए। क्या सृष्टि के आरंभ से जीवों के रूप और व्यवहार सदा एक से रहे हैं? जीव अस्तित्व रक्षा के लिए शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से शाकाहारी बनते रहे हैं। इतना ही नहीं, वे जलचर से थलचर और नभचर तक बन गए। जो जीव स्थिति अनुकूल व्यवहार नहीं अपना सके, उनका अस्तित्व मिट गया। उनके प्रस्तर पंजर संग्रहालयों में मिलेंगे। जीवों का अस्तित्व रक्षा के प्रयोजन से स्थिति अनुकूल आचरण भी प्राकृतिक है। तब भी बात विचित्र जरूर है। विचित्र बात सुनना चाहते हो? वह भी सुनाता हूँ। भार्गव नया सिगरेट सुलगाकर सुनाने लगा।
वह मेरे ट्रेनिंग पीरियड की बात है। हम लोग कंचन की धारों में थे। उस समय भी हमारा कैंप 10,000 फुट पर ही था। हमारा ट्रेनर एक जर्मन था। हम लोग प्रातः माउंटेनियरिंग के लिए कैंप से 3,500 फुट और ऊपर गए थे। लौटते समय भारी वर्षा होने लगी। उस वर्षा में बल्लमों और कुदालों की सहायता से 2-2, 4-4 इंच करके उतरना पड़ा। सूर्यास्त के बाद ही कैंप में पहुंच सके। वर्षा ऐसी थी कि मोटे ऊनी वाटरप्रूफ कपड़े होने पर भी त्वचा के साथ पानी भर जाता था। पेटी खींचने पर पानी पतलून में बह जाता था। सर्दी ऐसी कि जबड़े ऐंठ जाने से मुंह से बोल न निकले। उंगलियां नीली पड़कर ऐंठ गई थी। जूतों के फीते काटकर उन्हें उतार सके। कैंप में लौटने पर ट्रेनर ने ऑर्डर किया, सब लोग पूरे कपड़े उतारकर पैरों को रजाइयों के थैलों में घुसाकर 4-4 घूंट ब्रांडी निगल लें और शरीर को हाथों से जितना रगड़ा जा सके मल लें। हमारे ग्रुप में दक्षिण के एक कर्मकांडनिष्ठ परम वैष्णव ब्राह्मण भी थे। दूसरों के सामने निर्वस्त्र हो जाना उन्हें स्वीकार न था। वे भीगी बनियान, कमीज और पतलून पहने ही रजाई के थैले में घुसे। परम वैष्णव व्यक्ति थे, ब्रांडी कैसे पी लेते। ब्रांडी भी उन्होंने नहीं पी। जाड़े के मारे चेहरा भी थैले में कर लिया। दूसरे दिन सबके उठ जाने पर भी वे नहीं उठे। पुकारने पर भी उनकी नींद नहीं टूटी तो कॉफ़ी का प्याला देने के लिए थैले का मुंह खोलकर देखा गया। उनका मुंह खुला हुआ था। वैष्णव विष्णु लोग सिधार गए। सीधे भार्गव ने सिगरेट से लंबा कश लिया। खैर, पूर्ण ने विद्रूप से सराहना की। अपना धर्म विश्वास तो नहीं तोड़ा। भार्गव का होठ की ओर सिगरेट ले जाता हाथ रुक गया। धर्म विश्वास क्या, संस्कार कहो। देख लो, खच्चर ने स्थिति समझकर आत्मरक्षा कर ली और संस्कारों से बंधा मनुष्य स्थिति अनुकूल आचरण नहीं कर सका।